आज हम रसायन शास्त्र के कक्षा 11वीं अध्याय सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्पना। जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स की गणना उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, वो पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, अणु आदि। तो इसको हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु उनकी जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। जैसे हम ये कह सकते हैं, मोल को परिभाषित कर सकते हैं कि मोल में जो छोटे छोटे कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, अणु आदि, इनकी गणना हम कर सकते हैं। इनकी गणना करने के लिए हम जो इकाई उपयोग में लाते हैं उस इकाई को हम मोल कहते हैं। मोल पर आधारित हम 3 तरह की परिभाषाएं देखेंगे। पहला द्रव्यमान पर आधारित, दूसरा मोल पर आधारित और तीसरा इसके आयतन पर आधारित, संख्या पर आधारित। पहली परिभाषा, तो 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ये 1 मोल बराबर है। यदि हम इसका मान निकालते हैं तो मोल बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे परमाणु का द्रव्यमान। इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए, जैसे हमें दिया गया है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। इसमें पहला प्रश्न है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। इसमें हमें जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। और हमें यहाँ पे मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, मोलों की संख्या हमें यहाँ दे रखी है 0.2, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ के द्रव्यमान को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, m बराबर n गुणित m। तो यहाँ पे 0.2 और इसका मान कितना दे रखा है, 16। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 3.2 ग्राम। ये आपके पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात हो गया। अगला है आपका द्रव्यमान पर आधारित। इसमें जो आपका अणु, परमाणु है या आयन है, इसकी गणना हम द्रव्यमान पर आधारित होकर देखते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु है। समस्थानिक मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि समस्थानिक जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, मीन्स उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पदार्थ क्या है। इसकी गणना हम मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे 12 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है और कार्बन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। इससे 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर 1 मोल का भार और 1 परमाणु का भार। हम जानते हैं कि 12 ग्राम जो है कार्बन का भार है, और यदि हम कार्बन के परमाणु की भार की बात करें तो कार्बन का परमाणु 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। इससे हमें 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रतिमोल प्राप्त होता है। तो द्रव्यमान आधारित परिभाषा से हमें जो संख्या प्राप्त हुई 6.023 इंटू 10⁻23, इसे हम एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, जिसकी मदद से किसी भी तत्व में उपस्थित
उसके मोलों की संख्या को आप निकाल सकते हैं। मतलब हर तत्व में आपका 1 मोल बराबर कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें यदि आपको प्रश्न दिया है कार्बन के 1000 कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या को ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमें देखिए कार्बन मोलों की संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं और कार्बन परमाणु की संख्या प्रश्न के अनुसार हमने कितनी दे रखी है, 1000। Na जिसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसका मान क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसकी सहायता से हमें 1.661 इंटू 10⁻⁻21 मोल प्राप्त होता है, यानी ये हमें n का मान प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं मोल संकल्पना की तीसरी परिभाषा। आयतन पर आधारित किसी गैसीय पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि 1 मोल में उपस्थित बराबर 22.4 लीटर, यानी मोल की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, आपके मोलों की संख्या यानी द्रव्यमानों की गैसों की संख्या बटे लीटर 22.4। आइए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। आयतन पर आधारित उदाहरण देखते हैं। आयतन के अनुसार मोलों की संख्या बराबर गैस का लीटर में आयतन और बटे 22.4। इसमें जो 1 मोल गैसीय आयतन बराबर कितना होता है 22.4। तो इसमें प्रश्न उदाहरण इस तरीके से है कि मान लीजिए 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें ऑक्सीजन गैस यानी गैस के लीटर में आयतन ये कितना दे रखा है आपको, गैस का लीटर में आयतन आपको दे रखा है 44.8 और हमारे पास 22.4 यानी जिससे हमें 2 मोल प्राप्त होता है। ये मोलों की संख्या है कि इतने आयतन में इतने मोल गैस उपस्थित है। तो आपने मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड 3 परिभाषाएं देखी। पहली संख्या पर आधारित थी यानी नंबर्स पे बेस थी, दूसरी जो उसके द्रव्यमान पर आधारित थी, तीसरी जो उसके आयतन पर आधारित थी। संख्या पर आधारित जो आपने परिभाषा देखी उसमें आपने देखा किस तरीके से अणु की संख्या और उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या। उसके बाद आपने इसमें देखा कि ये द्रव्यमान पर आधारित में आप किस तरीके से ग्राम मोल और उसमें उपस्थित अणु परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित बता रहे हैं। उसमें आपके एवोगैड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 ये 1 मोल बराबर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि आयतन पर आधारित में आपने देखा कि गैसीय जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें जो 1 मोल आयतन उपस्थित 22.4 लीटर यानी मोलों की संख्या बराबर आपने देखा आयतन में उपस्थित बटे 22.4 लीटर। तो इन तीनों परिभाषाओं की सहायता से हम मोल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इससे संबंधित आपने कुछ उदाहरण भी देखे। आइए अब हम पढ़ते हैं मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास के बारे में। मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं या मोलर मास कहते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे H2O या NaCl, H2O का मोलर द्रव्यमान 18.2 ग्राम मोल और NaCl का 58.5 ग्राम मोल। आइए अब हम देखते हैं प्रतिशत संगठन यानी परसेंटेज कंपोजिशन। आपने अभी अणु में उपस्थित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी गणना कैसे करेंगे मोल की सहायता से देखा। अब हमने
यौगिकों के बारे में देखा है कि यौगिक जैसे ग्लूकोज हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया या और कोई अन्य यौगिक हो गया। हम जानते हैं कि यौगिक जो है वो तत्व से मिलकर बनते हैं और तत्व जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। तो यदि हम किसी यौगिक में इन तत्वों का अलग अलग प्रतिशत निकालना चाहे तो वो उसे हम परसेंटेज कंपोजिशन की सहायता से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की परिभाषा। किसी यौगिक के 100वें भाग में अवयवी तत्वों की मात्रा तत्व की प्रतिशतता कहलाती है, जिसे हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं कि जो टोटल 100% है उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन तीनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आइए इससे संबंधित हम उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में H2SO4 में उपस्थित हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का प्रतिशत हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का प्रतिशत निकालने के लिए हमें H2SO4 का अणुभार निकालना होगा। तो अणुभार को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, H2SO4 बराबर हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस सल्फर का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन की संख्या और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो इससे हमें 2, 32 और 64, तो टोटल हमें क्या मिला, 98 ग्राम। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार कितना निकला, 98 ग्राम। तो हमको ये सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार निकल गया। अब इसकी सहायता से इसमें जो भी हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन उपस्थित है इन एक एक तत्व का हम प्रतिशत निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अभी आपने H2SO4 का अणुभार निकाला 98 ग्राम। अब उस अणुभार की सहायता से इसमें उपस्थित हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इनका प्रतिशत निकालना। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन का। तो इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालने के लिए 98 ग्राम क्या है आपका यौगिक का। अब इसमें H2SO4 में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी उपस्थित है, 2 ग्राम। तो 100 ग्राम के लिए कितनी होगी, तो 100 ग्राम के लिए 100 मल्टीप्लाई 2 98, तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा, 2.04%। तो ये आपका किसका निकल गया, हाइड्रोजन का निकल गया। अब इसी तरीके से आइए अब हम देखते हैं सल्फर का प्रतिशत। उसी तरीके से कि 98 ग्राम में सल्फर की मात्रा कितनी होगी, 32। अब 100 ग्राम के लिए कितनी होगी, तो 100 ग्राम के लिए भी 100 मल्टीप्लाई 32 बाय 98, तो आपको यहाँ मिलेगा 32.65%। अब इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए आपको 98 ग्राम में कितना ऑक्सीजन उपस्थित है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो हम जानते हैं कि 16 है इसका एटॉमिक मास। तो 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 64 ग्राम। तो 100 ग्राम बराबर कितना होगा, 100 इंटू 64 बाय 98, तो इससे हमें मिलेगा 65.30। तो इस तरीके से हम किसी भी यौगिक में जो उनके तत्व उपस्थित रहते हैं उनका प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ये था प्रतिशत कंपोजिशन यानी संगठन कंपोजिशन का उदाहरण। तो आपने परसेंटेज कंपोजिशन में किस तरीके से यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत निकाल सकते हैं ये देखा। इसी से संबंधित अब हम सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। इसमें हम कह सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला
और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की परिभाषा आइए देखते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6। C6H12O6 में यदि हम इसको सरलतम अनुपात में प्रदर्शित करते हैं तो CH2O। यदि हम इसका सरलतम अनुपात देखते हैं तो 1:2:1। इसी प्रकार यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी आणविक सूत्र के बारे में पढ़ते हैं तो आणविक सूत्र को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि उसमें उपस्थित जो तत्व है उनकी सही संख्या। जैसे ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी है? 6। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6। तो जो सही संख्या, सही तत्व की संख्या उस यौगिक में उपस्थित है वो उसका आणविक सूत्र कहलाता है। तो अभी हमने देखा आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। अब हम देखते हैं कि आणविक और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए हम इस सूत्र की सहायता लेते हैं। अणु सूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n जो है यहाँ पे नंबर है और वह यौगिक के अणुभार को मूलानुपाती सूत्र भार का अनुपात व्यक्त करती है। अतः n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र, यानी n बराबर आपका मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जिसकी सहायता से हम किसी भी यौगिक में उपस्थित उसके तत्व का प्रतिशत निकाल सकते हैं। आइए इसको हम देखते हैं इस उदाहरण से। इस उदाहरण में एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.6% क्लोरीन है। इसके मूलानुपाती और आणविक सूत्र का गणना करना है। इस उदाहरण में हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, इनका प्रतिशत दे रखा है। हाइड्रोजन का 4.07%, कार्बन का 24.27%, क्लोरीन का 71.65%। आपको इस प्रश्न में ये जो कार्बन उपस्थित है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके मूलानुपाती और अणु सूत्र निकालने हैं। तो मूलानुपाती और अणु सूत्र निकालने के लिए पहले हम इस तरीके से कि आपको हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 जिसका प्रतिशत 4.07 दे रखा है। जब हम इसका आपेक्षिक निकालते हैं तो हमें मिलता है 4.04 और द्रव्यमान अनुपात से हमें इसका सरल अनुपात मिलता है 2। उसी तरीके से कार्बन, जिसका द्रव्यमान 12.01 ग्राम है, इसका प्रतिशत 24.27 है। जब इसका हम आपेक्षिक निकालते हैं तो 2.201 मिलता है। क्लोरीन 35.5 ग्राम, इसका प्रतिशत 71.65। जब हम इसका आपेक्षिक निकालते हैं तो 2.021 मिलता है। आपको ये जो यहाँ पे परमाणु आपेक्षिक मिले हैं कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के, इन तीनों तत्वों के जो आपेक्षिक है, इसमें से जिस तत्व का सबसे कम आपेक्षिक आया है उसको बाकी तत्वों के साथ हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर जैसे इन तीनों में यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन दोनों का आपेक्षिक समान है 2.021, तो हम 2.021 को इन सभी के साथ डिवाइड करेंगे, जो कि द्रव्यमानों का अनुपात, जिसमें 4.04 बटे 2.021, 2.021 बटे 2.021, उसी तरीके से हम क्लोरीन का भी कर लेंगे, जिससे आपको इसके सरल अनुपात में हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और क्लोरीन 1 मिलता है। CH2CH2Cl, ये है आपका मूलानुपाती सूत्र, जिसे हम इम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब इस इम्पिरिकल फॉर्मूला का हम भार यानी मास निकालते हैं। तो इम्पिरिकल फॉर्मूला का भार
या मास निकालने के लिए EFM। EFM मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आपके पास सूत्र है CH2Cl। इसमें हम कार्बन 12, हाइड्रोजन जिसकी संख्या 2 है और क्लोरीन 35.5, जिससे हमें यहाँ पर 49.5 ग्राम प्राप्त होता है मोलानुपाती सूत्र। तो ये आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाला। अब हमें इस प्रश्न में द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 98 ग्राम। तो उस 98 ग्राम को की सहायता से हम n का मान निकाल सकते हैं। n का मान क्या है? n का मान जो है वो आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर सूत्र निकालने के में सहायक होता है। तो सबसे पहले तो आपने मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। उसके बाद में आपने मूलानुपाती सूत्र की सहायता से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाला। अब हम दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है? 98। तो 98 जब हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसे निकालने के लिए n क्या है? n जो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो n बराबर आपका जो आपने EFM निकाला है, EFM कितना निकाला आपका? EFM और मोलर मास, EFM और मोलर मास। तो n बराबर मोलर मास कितना है? 98 और EFM कितना है? 49, जिससे आपको क्या प्राप्त हो गया? 2। अब यहाँ पर आपको 2 का मान प्राप्त हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n गुणित एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब आणविक सूत्र, n गुणित एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र। तो आप यहाँ पर n का मान अभी आपने देखा कितना आया? 2। और एम्पिरिकल फॉर्मूला सूत्र क्या है आपका? CH2Cl। तो इससे आपको क्या प्राप्त हुआ? C2H4Cl2। ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एक द्रव्यमान की सहायता से, मोलर मास की सहायता से कैसे निकाला ये देखा। अब हम विलयन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा की गणना किस प्रकार करेंगे ये देखेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता विलयनों के अवयव जैसे विलय और विलायक को द्रव्यमान प्रतिशत के निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान जिसे अवयव कह रहे हैं और विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100%। आइए इसको और उदाहरण से समझते हैं। किसी विलयन में उपस्थित 360 ग्राम जल में 40 ग्राम NaCl घोला गया है, तब विलयन में NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपको जल यानी विलायक का द्रव्यमान 360 ग्राम दे रखा है। NaCl यानी विलय, इसका द्रव्यमान 40 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले हम विलयन का निकालेंगे। तो विलयन में विलय और विलायक इन दोनों को जोड़ के जो कुल द्रव्यमान निकलेगा, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम? विलय और विलायक को जोड़ के। यानी आपका यहाँ पर जो विलय दे रखा है वो 40 ग्राम और जो विलायक दे रखा है वो 360 ग्राम। तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है विलयन? 460
ग्राम। तो ये हमें क्या मिल गया, विलयन का कुल द्रव्यमान। अब हम यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत यानी हमें जो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता निकालनी है वो निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता किसकी निकालनी है हमको, यहाँ पर NaCl की निकालनी है। तो उसे निकालने के लिए हमें मालूम है कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो यहां देखिए विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 40 और विलयन का द्रव्यमान हमने इसके कुल योग से निकाला। तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है विलय में 40 और विलयन का कितना है 400। तो जब हम इसको करेंगे तो ये निकल गया आपका NaCl की सांद्रता यानी परसेंट में। मोल फ्रैक्शन के अनुसार यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन में मोलों के कुल संख्या की अनुपात होता है। यदि कोई पदार्थ A किसी पदार्थ B में घुलता है और उनके मोलों की संख्या Na और Nb हो तो A मोल अंश को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, A के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। मोलरता यह किसी विलय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है जिसे हम बड़े M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन जिसे हम लीटर में प्रदर्शित करते हैं। मोललता जिसे हम मोलैलिटी कहते हैं, इसे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे छोटे m से प्रदर्शित करते हैं। अतः मोललता को विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। आइए इसको हम इस उदाहरण से देखते हैं। इस प्रश्न में आपको विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। इसमें आपको NaCl दे रखा है और इसका घनत्व दे रखा है 1.25 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसमें मोलैलिटी मीन्स 1 लीटर विलयन के NaCl का द्रव्यमान 58.5 जिससे हमें 175.5 ग्राम ऑब्टेन होता है। तो यही चीज़ यदि हम 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान प्राप्त करते हैं तो 1 लीटर को जो घनत्व दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करके 1250 ग्राम आपको ऑब्टेन होता है। विलयन में जल का द्रव्यमान, अब हम जल का द्रव्यमान निकालेंगे। तो जल के द्रव्यमान निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हुआ था 1250, उसको हम NaCl के 1 लीटर विलयन के द्रव्यमान से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 10745 वैल्यू ऑब्टेन होती है, जिसको हम मोलरता की परिभाषा में रख के मोललता विलय के मोलों की संख्या किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान। तो विलय की मोलों की संख्या हमें यहाँ कितनी दे रखी है 3, तो ये आ गया 3। और विलायक का द्रव्यमान, विलायक हमारा यहाँ पे क्या था जल, तो जल का मान हमने यहाँ से निकाला ग्राम में और हमको यहाँ पे किस में प्रदर्शित करना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1.0745 जिससे आपको मिलता है 2.79 mm मतलब मोललता। तो बच्चों आज हमने मोल फ्रैक्शन, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनको किस तरीके से हम निकालते ये देखा। इसके साथ ही हमने विलयन में किस तरीके से सांद्रता ज्ञात करेंगे उसमें हमने द्रव्यमान यानी मास से रिलेटेड और आपका मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, मोलैलिटी और मोलैरिटी, तो इसी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इन प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद।